नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की अपनी 10th की दूसरी क्लास लेके अपन आए हैं। आज की क्लास में थोड़ा और आने वाला है, क्योंकि पहली क्लास में थोड़ी सी जमावड़ा, ठीक है। और अपने कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू एकदम कंटिन्यू। जो कंटिन्यू चलेगा उसका डेरा पार है, और जो कंटिन्यू नहीं चलेगा उसमें थोड़ा सा मतलब उसमें हो जाएगा। तो इसलिए कंटिन्यूटी बनाए रखना और कंटिन्यू क्लास से देखते रहना। कल की क्लास में थोड़ी सी मिस्टेक थी, और मिस्टेक ये थी कि थोड़ा ऐसा क्वालिटी नहीं आ रही थी। तो क्या है कि नए नए हैं और कैमरे नहीं, मोबाइल है, मोबाइल से शूट करते हैं, तो थोड़ा सा उसके अंदर आ जाता है। तो अपन कोशिश करेंगे अच्छी सी, पर पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए। क्वालिटी से ज़्यादा पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिटी मत देखो, ज्ञान देखो, उसके अंदर कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। बाकी आज बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं दूसरी क्लास, चैप्टर नंबर 2, अध्याय 2, अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। क्या होता है ये, इसके बारे में एकदम विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद कैसा होता है, खट्टा। इसका सीधा प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, अम्ल और क्षारक में अंतर लिखिए, सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये इसके बेटा गुण है, लक्षण है, ठीक है, इसके लक्षण है। और लक्षणों के माध्यम से, मतलब ये इसका मतलब क्या, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अम्ल की पहचान कैसे करोगे। कोई अम्ल है तो उस अम्ल की आप पहचान कैसे करोगे। मैंने आपको कोई बर्तन के अंदर कुछ डाल के दे दिया, अब आपको कैसे पता चलेगा कि अम्ल है या क्षारक है, लवण है, ये क्या है, क्या पदार्थ है। उसकी पहचान करने के लिए अपन को उसके लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपन किसी भी वस्तु की पहचान करने के लिए उसके लक्षण मतलब लक्षणों का पता करते हैं। इसी प्रकार ये जो अम्ल है ना, ये अम्ल दूसरा है। एक आप अम्ल है, अपने आता है ना मारवाड़ी में अमल कहते हैं, वो वाला अमल नहीं है, ये अम्ल दूसरा है। अमल वो जो अपने घरों में बड़े बुजुर्ग लेते हैं, जिसको वैसे उसका नाम अफीम है, और अमल सेट कर दिया। इतना डेरा गड़बड़ कर रखा उसने कि जब तक उसको वो सेट नहीं करते तब तक, मतलब अपने जैसे इसकी इतनी तरीके से, इस तरीके से पहचान बना रखिए। टीचर ज्ञान देने वाला उससे ज्यादा जो अमल का जो मतलब तस्करी करता है, जो अमल का जो करता है, वो अमल नहीं, अमल की जो मतलब अफीम की जो करता है, उसकी ज्यादा पहचान, ठीक है। आपके लोग के टीचर है, ठीक ठीक मार्क्स आए, कहीं कुछ रहने दो, ठीक है। बाकी जो क्या है, हम तस्कर है, अरे मैं तस्कर हूँ, क्या हालचाल है आपका, मतलब उसको इतनी ज्यादा आवभगत देते हैं। बाकी मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। कल किसी ने वीडियो देख लिया और मैं यहाँ पे मार्केट में निकला तो आ गए, ओ थे हो यहाँ हमारे साथ थे, हमारे बारे में कमेंट करे, और पतले गली में मेरे साथ में कोई बॉडीगार्ड नहीं, कौन रक्षा करेगा। इसलिए मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, पर ये गलत है। आज की युवा पीढ़ी इसके पीछे भाग रही है, बहुत गलत है, ठीक है। और उसको सोचना भी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा अपन कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, क्लास के ऊपर ध्यान रखते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक होता है, प्राकृतिक सूचक होता है लिटमस पत्र, ठीक है। क्या होता है लिटमस पत्र, अपन बताएंगे बाद में। प्राकृतिक सूचक होता है लिटमस पत्र, जिसके अंदर क्या होता है कि उसके ऊपर अपन जैसे ही उस अम्ल को उसके ऊपर डालेंगे, लिटमस पत्र के ऊपर डालेंगे, तो ये जाकर लिटमस पत्र नीले रंग का होगा, तो उसको क्या कर देगा, अम्ल होगा, लाल कर देगा। जलीय विलयन में H+ आयन देता है, जल के साथ में H+ आयन देगा। जलीय विलयन के अंदर कैसे आयन देगा, H+ आयन देगा, ठीक है। उसके बाद में आगे देखना क्या लिखा है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल का मतलब होता है मजबूत, दृढ़ एकदम, ठीक है, और दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। प्रबल अम्ल की पहचान और दुर्बल अम्ल की पहचान अपन कैसे करेंगे, सर प्रबल का कैसे पता चलेगा। तो प्रबल अम्ल के अंदर होता है HCl, H2SO4। दुर्बल अम्ल के अंदर CH3COOH। ये मुख्य है, इनके बारे में पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल है, तो ऑप्शन दे देगा 4, उसमें से अगर आपको ऐसा कोई एक पूछ लेगा, तो जैसे HCl दे दिया, H2SO4 दे दिया, NaCl दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो उसके अंदर से आपको मतलब उसका पहचान करनी है कि कौन होगा, ठीक है। आगे लिखा है देखो, सांद्र अम्ल।
सांद्र का मतलब होता है एकदम मजबूत। जैसे देखो सांद्र होगा ना, उसकी अपन वो सांद्र का मतलब एकदम दृढ़। जैसे कि आप ऐसे इसके ऊपर ऐसे हाथ के ऊपर डालोगे ना, तो यहाँ आमने और सामने छेद कर देगा, फिर आमने सामने हो जाएगा एकदम। ठीक है, जैसे अपना यहाँ पे अपने राजस्थान के अंदर एक सूर्य पूजा करते हैं। ठीक है, सूर्य पूजा करते हैं और क्या करते हैं, जो आटा लेते हैं, आटे के बीच में मतलब उसको बनाते हैं गोल मटोल, उसको क्या कहते हैं पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, उसको उसके अंदर क्या करते हैं, छेद कर देते हैं छोटा सा, और फिर उस छेद के अंदर से देखते हैं और पूछते हैं हाउ बहू ने दीठा, सामने वाली जवाब देती दीठा जड़ा टूटा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये आमने सामने इस तरीके से छेद बना लेगा वो। ठीक है, फिर अपने ऐसे आम ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, उसकी तरह सांद्र अम्ल है। सांद्र अम्ल क्या होगा, सांद्र अम्ल के अंदर होता क्या है, अम्ल की मात्रा अधिक होगी, जल की मात्रा कम होगी। ज्यादा मात्रा में अम्ल होगा और कम मात्रा में जल होगा। तनु अम्ल होगा, उसके अंदर जल की मात्रा अधिक होगी और अम्ल की मात्रा क्या होगी, कम। मतलब अम्ल होगा कम और ये जो जल होगा वो क्या होगा, मतलब ज्यादा होगा, जिसके अंदर वो होगा तनु। ठीक है, उसके बाद में इसका दूसरा ही है क्षारक, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे। कड़वा और खारा में अंतर है बेटा जी, ध्यान रखना। कड़वा में और खारा में अंतर है। जो मतलब नींबू होता है वो कड़वा है, न कि खारा। ठीक है, मतीरी जैसा होता है, तरबूज जैसा होता है, तुम्बा वो कड़वा होता है न कि खारा। आक होता है वही कड़वा होता है, खारा नहीं होता। ठीक है, तो कड़वा और मतलब खारे के अंदर दोनों में अंतर है। खारा होगा वो ये होगा लवण। ठीक, क्या है आगे बात करेंगे। तो ये स्वाद में कैसे होते हैं कड़वे, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं और जलीय विलीन में OH माइनस आयन देते हैं। इसमें देखो दोनों में ये एक दिया सर जी, इसमें बारे में बताया H प्लस आयन। H प्लस आयन का मतलब होता है कि ये जो इसके आगे की तरफ H लगा हुआ होगा, H लगा हुआ होगा और उससे पता चलेगा कि ये क्या है, अम्ल है। कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर होता भी नहीं है, उसकी पहचान कैसे करेंगे, वो आपके है नहीं 10th में। आगे बड़ी क्लास में आता है, वहां आप जाके पढ़ना, कोई टेंशन नहीं, इतना अपन नहीं बता सकते, अपन तो केवल एग्जाम पैटर्न पर। ठीक है, जलीय विलीन OH माइनस, देखो OH माइनस पीछे की तरफ OH लगा हुआ है, पीछे की तरफ क्या लगा है OH। तो प्रबल क्षारक है NaOH KOH। ठीक है, ये प्रबल क्षारक है। दुर्बल क्षारक है NH4OH। ठीक है, ये दुर्बल क्षारक है, याद रखना है आपको, कुछ भी इसकी ट्रिक नहीं, तो याद रखना है। अब एक क्षार एल्कली, इसका देखो क्षार और क्षारक में अंतर है। क्षारक होगा वो स्वाद में कड़वा होगा, क्षार होगा वो जल में घुलनशील। जो क्षारक होते हैं उसको कहा जाता है क्षारक, सॉरी क्षार कहा जाता है जो जल के साथ में घुल जाते हैं, जो जल के साथ में घुल जाते हैं। जो क्षारक होंगे, जो क्षारक जल के साथ में आसानी से घुल जाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, क्षार। उसके बाद में लिखा है लवण। लवण क्या होता है, अम्ल और क्षारक दोनों आपस में परस्पर अभिक्रिया करते हैं, टॉपिक भी आएगा आगे। अम्ल और क्षारक दोनों परस्पर आपस में अभिक्रिया करते हैं, उसको क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, साल्ट कहते हैं। जैसे NaCl KCl कैसे बनता है, आगे विस्तृत इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये दोनों टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, अच्छे से पूछे जाते हैं कि अम्ल और क्षारक में अंतर। तो पहला देना, अम्ल होगा वो खट्टा होगा, अम्ल होगा वो खट्टा होगा। अम्ल को याद रखना, नींबू को याद कर लेना, दही को याद कर लेना, छाछ को याद कर लेना। ठीक है, सास को नहीं करना, छाछ को करना है। ठीक है, खाटो। और ये होगा वो कड़वा होगा, क्षारक होगा वो कड़वा। ठीक है, अम्ल होगा, क्षारक होगा इस तरीके से याद रख लेना। ठीक है, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। H प्लस आयन देगा ये अम्ल और ये OH माइनस आयन देगा। ठीक है, आगे आता है सूचक। सूचक क्या होता है, किसी दिए गए विलीन में, कोई भी विलीन होगा, अम्ल व क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। कोई विलीन है, अब उसके अंदर आप पहचान कैसे करोगे कि वो अम्ल है या क्षारक है। ठीक है, उसकी पहचान करने के लिए सूचक का उपयोग किया जाता है। सूचक होगा वो दर्शाएगा कि इसके अंदर अम्ल या क्षारक है। इनका रंग, गंध अम्लीय क्षारकीय माध्यम में बदल जाता है। मतलब जिसके जैसे इसके अंदर सूचक डालेंगे, ये एक लिटमस पत्र के प्रकार का सूचक है। ठीक है, लिटमस है, प्राकृतिक सूचक में हल्दी आती है, ऐसे बहुत सारे आते हैं। ठीक है, उसके बारे में नहीं, आपको अभी एग्जाम पैटर्न पर इतना याद रख लेना बस। विस्तृत जब अपन आगे देखेंगे, बाकी 10th वालों को जरूरत नहीं, यहाँ पे इतना पढ़ लोगे बहुत है। सीधा एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है सूचक किसे कहते हैं या सूचक क्या होता है।
ठीक है, तो ये सीधा पूछा जाता है, एग्जाम ऐसा नहीं पूछा जाता कि क्या है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा और आसानी से। ठीक है, चलो मैं हटता हूं, आप ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। वैसे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर पहले पार्ट की मिल चुकी है, इसकी भी मिल जाएगी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है बेटा, जैसा है देखो, समस्या ये होती है। कल की क्लास के अंदर मैंने क्या किया, कल की क्लास के अंदर मतलब ये जो पार्ट है, ये जो चैप्टर है पहले, उसका क्या है कि थोड़ा मतलब करते करते थोड़ी लंबी हो गई थी। उसके कारण क्या है कि जो नेटवर्क समस्या की वजह से 8 बजे की बजाय कोशिश की थी मैंने 8 बजे देने की, तो जो नेटवर्क की वजह से थोड़ी मतलब ये हो गया था कि ये क्लास थोड़ी लेट हुई, मतलब अपलोड लेट हुई। वैसे मैंने बना ली थी, अच्छे से सेट हो गया सब कुछ। 6 बजे मैंने रखी थी, 8 बजे तक हुई नहीं, मैंने पूरी कोशिश की। उसके अंदर समस्या हो जाती है नेटवर्क की वजह से, तो मैंने टेलीग्राम के अंदर बता दिया कि भाई थोड़ी लेट हो गई ये क्लास, तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप आराम से देखो और आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो और ये देख लो क्या है क्या नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अगला है धातुओं की अभिक्रिया। बहुत सीधा प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, धातुओं की अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक के साथ में धातुओं की अभिक्रिया किस तरीके से। एक और इसके अंदर प्रश्न पूछा जाता है, जैसे इसने ऐसा पूछा कि कोई दानेदार जिंक है, दानेदार जिंक है, मतलब कोई ऐसे मैं सामान्य रूप में बता रहा हूं कि दानेदार जिंक है, उस दानेदार जिंक के टुकड़ों को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया ज्वलन द्वारा करवाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। समझ में नहीं आया, मतलब देखो ऐसे 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 मतलब सीधा डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछते, कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि कोई मतलब जिंक है, दानेदार जिंक है, Zn जिंक है दानेदार, उसको किसी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में ऐसी अभिक्रिया करवाई जाए, मिलाया जाए, तो क्या होगा। आपके 10th की क्लास में जो आपकी बुक है, 10th की बुक है, उसके अंदर जो ये टॉपिक दिया हुआ है ना, धातुओं की अभिक्रिया अम्ल और क्षारक के साथ, इसके ऊपर लगभग क्रियाकलाप नंबर 2.3 है, क्रियाकलाप नंबर 2.3, इसके नीचे डायग्राम दिया हुआ है। वो डायग्राम और वो जो क्रियाकलाप है उसके अंदर से सीधा प्रश्न पूछते हैं एग्जाम के अंदर, तो ध्यान रखना, वो इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। ठीक है, क्रियाकलाप नंबर 2.1, क्रियाकलाप 2.3 है, और उसके अंदर जो नीचे चित्र दिया हुआ है, और चित्र भी लगभग आपके होगा 2.1 चित्र है। ये आपकी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो वही है सी चीज ये सामने मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं, आप ये ध्यान रखना। मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जिंक के साथ में अभिक्रिया करवाई जाए तो क्या होगा। तो देखो, किसी भी धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ में करवाई जाती है, एसिड के साथ में करवाई जाती है, तो क्या होगा और क्या हमें प्राप्त होगा। तो देखो, जैसे कोई अम्ल है, उसकी अभिक्रिया मतलब क्षारक के साथ में करवा दे, किसी भी धातु, सॉरी एक थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक है, क्षारक नहीं है बेटा जी, यहां पर है आपके अम्ल और यहां पर है धातु। ठीक है, किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु के साथ में करवा देते हैं तो क्या होगा। अम्ल जैसे कोई HCl, ठीक है, इसकी अभिक्रिया कोई भी धातु जैसे Zn कह दो, Zn के साथ में करवा देते हैं तो होगा क्या, होगा ये कि जो अम्ल है उस अम्ल का इसके साथ में करवा दे तो ये Zn यहां से Cl HCl से H से टूटेगा, Zn के साथ में मिल जाएगा, तो यहां पे होगा ZnCl, क्या हो जाएगा ZnCl, और मतलब लवण बन जाएगा, और हाइड्रोजन जो होगा वो बाहर निकल जाएगा गैस के रूप में, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 इसके बाहर की तरफ, और ये भी उसके साथ में 2 हो जाएगा, मतलब Zn2Cl2 ऐसे इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ अभिक्रिया बन जाएगी। ठीक है, मतलब आप ऐसे करना चाहो, ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आगे कर दो, 2 कर दो, ये भी 2 हो जाएगा, ये संतुलित हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु के साथ में करवाते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु के साथ में करवाते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। HCl जैसे अम्ल है,
जिंक जैसे धातु है इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, छोटा सा प्रश्न अगर 1 नंबर का पूछ लेते ऐसा पूछ सकते हैं, किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ में करवाते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, तो किसी धातु की अभिक्रिया अगर सारक के साथ में करवाते हैं तो यहाँ पे सारक कर दो, सारक कर दो, सारक प्लस धातु प्लस लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, लवण बनता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। किसी भी धातु की अभिक्रिया जब सारक के साथ में करवाई जाती है, किसी भी धातु की अभिक्रिया किसी सारक के साथ में करवाई जाती है, धातु बोल रहा हूं, धातु नहीं बोल रहा हूं, कान खोल के सुन लेना, सारक की अभिक्रिया धातु के साथ में करवाई जाती है तो लवण और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जैसे NaOH एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का क्या, सारक, जिंक के साथ में अभिक्रिया करवाई तो Na2Zn बन गया, उसके बाद में H2 क्या हो गया, बाहर निकल गया। ये संतुलित है अभिक्रिया, कोई इसके अंदर टेंशन की बात नहीं है। ये एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि सोडियम जिंकेट, वैसे इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछते, फिर भी अगर पूछ ले तो याद रख लेना, सोडियम जिंकेट इसको कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, इसका मिलता जुलता इतना एग्जाम ये पूछा नहीं जाता, ये वाला ये टॉपिक है नहीं पूछा जाता, फिर भी मैंने दे दिया, बता दिया, आपको बता देता हूँ। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाई कार्बोनेट की अभिक्रिया, बाई 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 मतलब समझते हो, बाई मतलब इसमें मराठी के अंदर बाई औरत को कहते हैं। ठीक है, और अपने राजस्थान के अंदर बाई कहते हैं बहन को। ठीक है, ये वो बाई नहीं है, ये बाई मतलब धातु बाई कार्बोनेट, मतलब कार्बोनेट के ऊपर कार्बोनेट, है ना। कि टोमार, कल को क्या कहते हैं, टोमारो, परसों को क्या कहते हैं, टू पर एक और मारो। ठीक है, टोमारो। तो धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट की अभिक्रिया अगर अम्ल और क्षारक में करवाई जाती है तो क्या होगा, अम्ल के साथ में करवाते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। धातु कार्बोनेट की अगर बाई कार्बोनेट की करवाते हैं, या बाई लिखना भूल गया मैं, बाई कार्बोनेट की करवाते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। सेम होता है, अभिक्रिया लिखी हुई है, HCl Na2CO3 और उसके बाद में NaCl और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण, लिक्विड में पीछे इसके अंदर लिखा हुआ है, भौतिक अवस्था लिखी हुई है। और क्षारक के साथ में किसी भी प्रकार की कोई अभिक्रिया इसके अंदर नहीं होगी, किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होगी। तो बहुत सिंपल सा है, सीधा सा, थोड़ा सा पीछे जाना और आराम से देखना। 1 मिनट अगर किसी ऐसा कोई इसके अंदर और कुछ क्वेश्चन है नहीं, धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट का। ठीक है, बाई कार्बोनेट कह सकते हो, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो, बाई कार्बोनेट भी कह सकते हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो। और ये जो चूना पत्थर होता है, खड़िया होता है, संगमरमर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये विविध रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट है, इसका उपयोग चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर किया जाता है। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि दांतों की जो इनेमल है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था दांतों की एनिमल किससे बनाई जाती है, एग्जाम में पूछा था, लगभग आज से लगभग 2 साल पहले हुआ था, बोर्ड के एग्जाम पूछा गया था दांतों की जो इनेमल है वो किससे बनाई जाती है, मतलब दांतों के अंदर जो कहीं बीच में जगह हो जाती है उसको भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके यही है, ये धातु कार्बोनेट, धातु बाई कार्बोनेट के रूप में, ये केमिस्ट्री का सवाल है दांत, बायोलॉजी का नहीं, केमिस्ट्री का। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी समझ नहीं आए पूछ लेना, मैं थोड़ा सा दूर हटता हूं, आप ले लो स्क्रीनशॉट। और ठीक, चलो अगला टॉपिक है अम्ल एवं क्षारक के साथ में परस्पर अभिक्रिया। इन दोनों के बीच में आपस में अभिक्रिया कैसे होगी, जब अम्ल और क्षारक दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो परस्पर अभिक्रिया क्या होगी, अम्ल और क्षारक को जब आपस में मिलाते हैं तब लवण का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। अम्ल और क्षारक को जब दोनों को अपन आपस में मिलाते हैं, दोनों की परस्पर अभिक्रिया होती है, तब क्या बनता है परस्पर मिलाते हैं तब लवण और किसका निर्माण होता है, जल का होता है। आपकी किताब के अंदर क्रियाकलाप की बात करें तो 2.6 इसके अंदर दिया हुआ है ना, दोनों को परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, देखो दोनों को परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो होता क्या है, जल का निर्माण होता है और लवण का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। कैसे होता है देखो, आगे एक टॉपिक दिया, वेरी इंपोर्टेंट कर देना इसके ऊपर। ठीक है, एग्जाम में पूछते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षारक प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं। मतलब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अम्ल और क्षारक दोनों को आपस में मिलाया जाता है तब
उन दोनों की मात्रा समाप्त हो जाती है। बात समझ में ही नहीं आई, मतलब अम्ल की मात्रा और क्षारक की मात्रा, दोनों की मात्रा समाप्त हो जाती है, दोनों को आपस में मिलाते हैं तब दोनों की मात्रा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उस समय उदासीनीकरण अभिक्रिया बनती है। उस समय क्या बनती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया बनती है, और इसका जब परिणाम प्राप्त होगा तब लवण और जल का निर्माण होगा। सिंपल सी बात है बेटा जी, जब लवण और जल का निर्माण होगा, लवण और जल बनेंगे, उससे पहले जब अम्ल और क्षारक को अपन आपस में मिलाएंगे, उदासीनीकरण का सामान्य रूप में ये ध्यान रखना कि लवण और जल दोनों को आपस में मिलाते हैं बराबर मात्रा में, दोनों को बराबर मात्रा में मिलाते हैं, तो दोनों को मिलाएंगे तो अम्ल और क्षारक दोनों की मात्रा समाप्त हो जाएगी, और उस परिणाम के अंदर लवण और जल का निर्माण होगा। उसी को अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब NaOH एक प्रकार का क्या है, क्षारक है, NaOH एक प्रकार का क्षारक है, HCl एक प्रकार का अम्ल है। इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तब NaCl का मतलब क्या होता है, लवण, सोडियम क्लोराइड लवण, और मतलब लवण बोले तो NaCl नमक का सूत्र भी है ना, और H2O मतलब लिक्विड जल का निर्माण होता है। अब सर किन किन परिस्थितियों के अंदर ये होगा, देखो ध्यान से देखना बेटा जी, यहां लिखा लिखा मतलब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक। जब किसी भी विलयन के अंदर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के बीच में अभिक्रिया करवाते हैं तो तब अम्लीय लवण और जल का निर्माण होगा। जब प्रबल अम्ल कैसा होगा, प्रबल, और क्षारक कैसा होगा, दुर्बल, कमजोर। मजबूत होगा अम्ल और कमजोर होगा क्षारक, तब क्या होगा, अम्लीय लवण प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। जब जो अम्ल होगा वो कमजोर होगा और जो क्षारक होगा वो मजबूत होगा, तब क्षारकीय लवण और जल प्राप्त होगा। मतलब उसके अंदर लवण तो प्राप्त होगा, पर उस लवण के अंदर क्षार की मात्रा होगी, क्षारक की मात्रा होगी। ठीक है, देखो आगे देखो, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक जब दोनों ही मजबूत हो तब उदासीन लवण प्राप्त होगा, उदासीन लवण और जल प्राप्त होगा। दोनों की मात्रा बराबर हो, दोनों मजबूत हो, तब क्या होगा, उदासीन लवण प्राप्त होगा। और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक दोनों कमजोर हो, उस समय भी क्या होगा, उदासीन लवण प्राप्त होगा। अगर एक मजबूत हो और एक कमजोर हो तो उसके अंदर जो मजबूत होगा उसकी मात्रा उसके जैसा लवण होगा, उस तरीके का लवण होगा, और जो दोनों अगर बराबर होते हैं तब क्या होते हैं, उदासीन लवण प्राप्त होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि उदासीन अभिक्रिया के अंदर अम्ल और क्षारक दोनों आपस में मिलाते हैं, लवण और जल दोनों प्राप्त होते हैं। दोनों की मात्रा जब समान होती है और अम्ल और क्षारक दोनों की मात्रा खत्म हो जाती है और लवण और जल का निर्माण होता है, उस समय क्या होता है, उदासीन अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। सीधा एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है उदासीन अभिक्रिया का छोटा सा सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको ले लो स्क्रीनशॉट, मैं दूर हटता। चलो, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक दोनों को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है, अम्ल H+ आयन देते हैं और जो क्षारक होते हैं वो OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से सीधा याद करना, घर जाके याद करने की जरूरत नहीं है, घर पे जाके फिर बाद में किताब खोल के याद करने की जरूरत, यहां पे समझ लो। H+ आयन जब किसी जल के अंदर अपन H+ आयन मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन की मात्रा। देखो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, H जुड़ रहा है, देखो। तो जल के अंदर जैसे ही अपन हाइड्रोजन को डालेंगे, हाइड्रोजन को मिलाएंगे, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ेगा, मतलब H+ आयन देगा, जुड़ेगा, H+ होगा मतलब जुड़ेगा। और HCl इसके साथ में देखो, HCl की अभिक्रिया जब H2O के साथ में करवाते हैं, यहां पे हाइड्रोजन टूट कर क्या हो जाएगा, इस जल के साथ मिल जाएगा और इसका निर्माण क्या हो जाएगा, H3O+, और यहां पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। क्षारक क्या करेगा, OH- आयन देगा। मतलब जैसे मेरे पास में एक कुछ भी है, NaOH है, NaOH एक प्रकार का क्षारक है, उसको जैसे ही मैं जल मिलाऊंगा, ये जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाइए इसके अंदर, देखो साथ में मिला नहीं सकते, इसके अंदर जैसे ही मैं इसको मिलाऊंगा तो ये क्या कर देगा, दोनों को आपस में तोड़ देगा। NaOH लेना और उसको क्या करना, इसके साथ में जोड़ने की कोशिश करना, जैसे ही आप इसके साथ में जोड़ोगे,
जैसे ही इसको आप साथ में जोड़ोगे तो क्या होगा, ये HNN अलग हो जाएगा, OH को क्या है, OH क्या हो जाएगा, एक दूसरे से अलग हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बातें हैं, हर सभी प्रकार के जो क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते। सभी प्रकार के क्षारक जल के अंदर घुलनशील नहीं होते। सारे क्षारक जल के अंदर नहीं घुल सकते। ध्यान से सुनना, सारे क्षारक जल के अंदर नहीं घुल सकते और जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल के अंदर जो घुलनशील क्षारक होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। सभी क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। मतलब समझने लायक बात यह है कि सभी जो क्षार होते हैं, जो जल के साथ में जो क्षारक होंगे वो जल के साथ में घुलेंगे, जल के साथ में घुलने वाले होंगे, उसको अपन क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। पर सभी क्षारक जल के साथ में नहीं घुल सकते। सभी क्षारक नहीं घुल सकते क्षार के साथ में। ठीक है, सभी नहीं घुल सकते। ठीक है, तो ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं कि जल के साथ में अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इन दोनों को आपस में मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि सांद्र अम्ल होता है, सांद्र अम्ल जब में मिलाते समय उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण मिश्रण क्या हो जाता है, आस्फलित होकर बाहर आ जाता है। और कभी कभी क्या करते हैं, उसके जो टुकड़े होते हैं, जो बीकर के टुकड़े होते हैं, उनको क्या कर देता है, ये तोड़ देता है। तो इसके साथ में जब इसको अपन साथ में मिलाते हैं तो ये पूर्ण रूपेण इसके साथ में नहीं घुलता। ये बहुत भारी मात्रा के अंदर क्या कर देता है, नुकसान पहुंचा देता है। पूर्ण रूपेण इसके साथ में नहीं मिल सकता और ये उसको आपको और उसके अंदर जो सभी जो इसके अंदर पदार्थ है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो सारे क्षारक जल के साथ में नहीं घुल सकते। जो क्षारक जल के साथ में घुल सकते हैं उनको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और जब अम्ल के साथ में घुलते हैं तो H+ आयन देता है, इसके अंदर H+ आयन को जोड़ता है। तो ये सिंपल सी बात है। आगे की अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। क्यों बेटा जी, मैंने पहले आपको कहा था 1 शॉट दूंगा, पर ये समस्या ये होती है कि जब अपन पूरी क्लास एक साथ में लेते हैं तो हड़बड़ाहट में मेरे को शॉर्ट बनानी पड़ती है क्लास को, फिर हड़बड़ाहट में शॉर्ट बनानी पड़ती है तो कुछ बातें इसमें बीच में रह जाती है। तो धीरे धीरे आराम से करेंगे, अपने पास में टाइम है। ठीक है, एक पार्ट में 2 दिन लेंगे अपन। ठीक है, तो क्या होता है कि हमें फिर अपलोड करने में कोई समस्या नहीं होती। बड़ी वीडियो होती है, बड़ी क्लास हो जाती है, फिर अपलोड करने में समस्या होती है, सही तरीके से अपन कर नहीं पाते, फिर हमें समस्या होती है। तो क्या है कि इतना हाई लेवल जो नेटवर्क है वो नहीं है। ठीक है, इतना मतलब ज्यादा स्पीड नेटवर्क लेकर फिर करना पड़ता है, कभी कभी बीच में ही रुक जाती है तो समस्या होती है। आपको भी समस्या होती है, टाइम पे क्लास नहीं मिल पाती। तो थोड़ी थोड़ी लेंगे, इसका रिवाइजन करना अच्छे से, कुछ भी समझ नहीं आए तो पूछना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछने लायक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे की अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास के अंदर। आपको क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने जो 10th के भाई है उनको भेजो। पिछली जो मैंने क्लास दी थी पहले पार्ट वाली, वो क्लास तो व्यू तो बहुत आए थे पर उसके लाइक कम आए, तो मैंने सोचा बच्चों को कम पसंद आई है। तो देखो और ध्यान से देखना और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ पार्ट पूरा होगा, दोनों पार्टों के एक साथ में दूंगा। ठीक है, मतलब जैसे आज सोमवार है, सोम मंगल दोनों दिन क्लास चलेगी दूसरे पार्ट की, फिर आपको मंगलवार की शाम को आराम से वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो पूरा चैप्टर करो एकदम अच्छे से क्लियर, और कुछ भी समझ नहीं आए तो पूछो मुझे। ठीक है, और कमेंट में अपनी राय जरूर देना कैसी लगी क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।